नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का रिवीजन कर रहे हैं, नानक क्लासेस पुस्तक का वन लाइनर का। तो आज हम पार्ट नंबर 5 आ चुका है, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रमुख जो शासक रहे हैं। पहले हमने बीकानेर के राठौड़ वंशों के बारे में चर्चा की और अन्य शासकों के बारे में चर्चा की, अजमेर के चौहान। आज आगे जो भी टॉपिक है हम इसकी चर्चा करेंगे। और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब के, यूट्यूब पर जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी CET प्लस पशु परिचर के लिए RBSc बुक रिवीजन। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप पहली क्लास से देकर पूरा कंप्लीट देख सकते हो। और ये बुक है, आप मंगवा सकते हो 80-580। मैं आपको बता देता हूँ, डाक के द्वारा आपके पास घर पे पहुँच जाएगी। 80-580, 80-580, 22-001। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना और नाम, पता, एड्रेस लिख देना, और जो आपको पेमेंट बताए वो कर देना। और आपके जो भी डाक क्षेत्र है वहाँ पे ये बुक पहुँच। ठीक है, पर अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, चाहे आप RA से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। और इसी के साथ आज प्रताप क्लासेस पर आपको एक ऑफर भी दिया जा रहा है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को, आपको पता है, महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और साथ में नवरात्रा की भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सर्दीय नवरात्रा की स्टार्ट भी हो चुकी है। तो लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आपको प्रताप क्लासेस पर जितने भी टेस्ट सीरीज है उस पर 50% की छूट दी जा रही। यानी लगभग प्रताप क्लासेस पर सारे कोर्स कितने रुपए में है? मात्र 100 रुपए में है। आज और कल आपको कितने रुपए में? 50 रुपए में मिलेंगे। चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स की स्पेशल मिल जाएगी, इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड है, स्पेशल शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी टॉपिक वाइज स्टार्ट की हुई है। बाकी आप प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज के लिंक दिए हुए हैं और उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उन्हें लीजिए और अच्छे तरीके से इनका अभ्यास कीजिए। प्रताप क्लासेस पर ओनली टेस्ट दिया जाता है ताकि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से उनका क्या करें, अभ्यास कर सके। क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा टॉपिक कवर है, नहीं किया है। तो ये जो है नंबर दिए हुए हैं 8696 1587 39। इस नंबर पर आप संपर्क करके प्रताप क्लासेस के जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्रताप क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको इंडिया और वर्ल्ड, जो साथी RS प्री की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्री के अंदर 15 क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से अच्छी तरीके से टेस्ट का रेपिटेशन लगा लेना, चाहे पशु परिचर है, चाहे CET का एग्जाम है। बाकी आपने टेलीग्राम पर देखा होगा। ठीक है, तो 50% का फायदा उठाइए, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आज के हम प्रश्नों की। आज के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 350 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन और साथ में आगे हैं। अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया है? ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। इसके लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का इस्लाम क्या हो गया, कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया है। फिर विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? हमीर देव का कल भी चर्चा की, लेकिन हमें तो रिवाइज करना है, किसी तरह पढ़ना है। तो विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था हमीर देव का। किसका? हमीर देव का। अगला, राय पिथोरा तथा दल पुंगल की उपाधि किस महान शासक को प्राप्त थी? मोस्ट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राय पिथोरा व दल पुंगल की उपाधि किस सुहान शासक को थी? तो पृथ्वीराज तृतीय को जो उपाधि थी राय पिथोरा की, और दंगल पुंगल है दल पुंगल। अगला, पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? तो चंद्रवरदाई का नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। चंद्रवरदाई को पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आप फिल्म भी देख सकते हो, पृथ्वीराज रासो के नाम से अक्षय कुमार की फिल्म भी बनाई हुई है। उसमें चंद्रवरदाई का जो है रोल आप देख सकते हो किस प्रकार इन्होंने किया है। इस इतिहासकार के अनुसार कछवाहा वंश के शासकों को कुरम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से
ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछुआ कहा जाने लगा। तो ये थे कर्नल जेम्स टोड। क्या कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कछुआ वंश क्या कहलाते थे पहले? कुरम वंशीय, और इन्हें साधारण भाषा में कछुआ वंश कहा जाने लगा। प्रकार की है। अगला देखिए, कछवाहा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो कछवाहा वंश की बात करेंगे तो ये चौहान शासकों के क्या थे? सामंत थे। याद रखना, सीधा पूछा जाता है। कछवाहा वंश जो थे चौहान वंश के सामंत थे। फिर आगे, दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया? दौसा को बनाया। किसको? किसने? दुल्ले राय ने। दुल्ले राय ने गुर्जरों को हराकर कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी किसे बनाया? दौसा को याद कर लेना। कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दौसा को किसके द्वारा बनवाया गया? दुल्ले राय के द्वारा। ठीक है। अगला, दुल्ले राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो रामगढ़ को बनाया था फिर दुल्ला राय ने। अगला देखिए, 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने। बहुत बार पूछा गया है कि 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी? कोकिल देव ने। इस वर्ष भारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था। किसका भाई? हरकाबाई का। किसकी पुत्री थी? भारमल की। और अकबर के साथ किया था। यानी भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में कब किया? 1562 के अंदर। याद रखना अभी। आगे शासकों के कालक्रम है, देखिए। भारमल की देखें, भारमल शासक था 1547 से लेकर 1573 तक। कछवाहा वंश की बात आ रही है। तो भारमल जो थे, जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया और मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की थी। तो भारमल 1547 से लेकर 1573 तक रहता है। फिर भगवंत दास इसका पुत्र था 1573 से 1589 तक। फिर मान सिंह जो अकबर का जो था शरण में रहता था, तो 1589 लेकर 1614 तक मान सिंह का याद कर लेना भी। ठीक है। फिर उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से लेकर 1667 तक। ये है कछवाहा वंश के राजवंश। सबसे पहले भारमल, फिर भगवत दास, फिर मान सिंह, फिर मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है। तो इन्होंने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की और अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह भी किया था 1562 के। फिर अगला, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया? खुसरो का जन्म हुआ। जिससे, यानी भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई, उसका विवाह किया किसके साथ? सलीम यानी अकबर के पुत्र जहांगीर से करवाया, जिससे उत्पन्न पुत्र था खुसरो। इसका नाम क्या था? खुसरो। तो याद रखना, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। इसे क्या कहते थे? सलीम के नाम से जाना जाता था। और जहांगीर के साथ में मानबाई का विवाह हुआ। फिर 1589 में भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भगवंत दास की जो मृत्यु है वो कब हुई? 1589 में हुई। और कहाँ पे हुई? लाहौर के अंदर हुई। अगला देखिए, मान सिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी? तो अकबर और जहांगीर। मान सिंह की बात आ जाए, अकबर में 7000 मनसबदारी जो दी थी। तो मान सिंह ने किस दो मुगल शासकों की? एक तो अकबर के शरण में ही रहा था, अपनी बुआ के साथ में आया था, और दूसरा जहांगीर। ठीक है। तो ये याद रखना, जहांगीर और अकबर की। आगे है 1569 में मान सिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मान सिंह का पहला सैन्य अभ्यास था। अब पूछा जाता है कि मान सिंह का पहला सैन्य अभ्यास कौन सा था? रणथंभौर अभियान। मोश कर लेना भी। मान सिंह का पहला सैन्य अभ्यास था रणथंभौर अभियान, जिसने सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब? 1569 में। मान सिंह ने अकबर के किस अभियान में? तो अकबर के रणथंभौर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। फिर अगला, मान सिंह की मृत्यु 1614 में हुई। ये याद रखना। और कहाँ पे? एलिचपुर के अंदर। एलिचपुर के अंदर मान सिंह की मृत्यु हुई थी 1614 के अंदर। ये याद रखना है। फिर अकबर ने किस आमेर शासक को फर्जंद वह राजा तथा 7000 का मनसब दिया था? मान सिंह। देखिए, अकबर के दरबार में रहता था मान सिंह, और इसी मान सिंह को अकबर ने एक तो फर्जंद की उपाधि और राजा की उपाधि और 7000 मनसब भी दिया था।
की मृत्यु आपको मानसिंह को देख याद रखनी है 1614 में, कहाँ पे, एलिचपुर के अंदर हो गई थी। फिर भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने थे, तो 1589 के अंदर। देखिए, फिर हम बात करें, भगवान दास की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में मानसिंह आमेर के शासक बने, कब बने, 1589 के अंदर, ये भी याद रखना। फिर मानसिंह प्रथम के बारे में देखिए, मानसिंह प्रथम 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेके भेजे थे। तीसरा, ठीक है, सूत्र मैंने आपको बताया था, जमभट्टो, जमभट्टो, ठीक है, जलालुद्दीन, जलाल खां, फिर मानसिंह, ये आ जाएगा जम, जलाल खां आ गया। फिर उसके बाद में महका मानसिंह, यहाँ पे भट्टो आएगा। फिर मानसिंह भगवंत दास आएगा यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि संधि का तीसरा प्रस्ताव लेके गए थे, ठीक है। चलो आप देख लेना जो भी है इसका आंसर, बाकी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, रुकिए। तो बिल्कुल अपना ये जो था बिल्कुल सही जा रहे थे हम। इसका जम भट्टो क्या था, जम भट्टो, यानी पहले था जलाल खां, कौन था, जलाल खां था। दूसरा था मानसिंह, दूसरा जो भेजा था वो मानसिंह को भेजा था, और तीसरा भगवंत दास को भेजा था, ठीक है। और चौथा किसको भेजा, टोडरमल को। ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। ये 17 अपने भेजा गया था 1572 में, ये 73 में गए थे, ठीक है। ये तीनों 1573, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है संधि के लिए। आगे, मिर्जा राजा जय सिंह 1621-67 तक कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था, तो 3 मुगलों। अब मिर्जा राजा जय सिंह है, आपको पता है, पहले बारमल आए, फिर भगवंत दास आए, फिर मान सिंह, फिर मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने 3 मुगलों का देखा, और जो थे अपने मान सिंह, तो उन्होंने सेवा की थी अकबर और जहांगीर की। उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह आए थे 1621 से लेकर 1667 तक। उन्होंने 3 मुगल बादशाह कौन कौन से थे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था, 1592 में। इस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था, 1592 में। फिर है मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में। देखिए, 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया। अब मिर्जा राजा जय सिंह की बात हो रही है। 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1623 में जय सिंह ने खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। तो ये जो है मिर्जा राजा जय सिंह के अभियान हैं, ठीक है। आगे, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में देखिए। अब है सैन्य अभियान, आगे और है। 1637 में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ कंधार भेजा गया। फिर उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर के युद्ध 1658 में इसने सुजा को पराजित कर दिया। बहादुर का युद्ध याद रखना भी 1658 के अंदर, किसका, उत्तराधिकारी युद्ध। फिर मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि हुई। अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई कब, पुरंदर की संधि हुई कब, 1665 में। एक तो डेट याद रखनी है। इसके साथ में मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और कौन से, शिवाजी, कौन थे, शिवाजी, ठीक है। इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि होती है। फिर कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा। बिहारी सतसई ग्रंथ याद रखना किसका है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई ग्रंथ की बात करें तो ये है किसका, कवि बिहारी का ही, कवि ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखना है मिर्जा राज जय सिंह से। आगे देखिए, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, औरंगजेब ने, ठीक है। जय सिंह द्वितीय को मुगल जो थी उपाधि दी थी, वो किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। फिर सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों को काल देखा, 7। अब देखो, कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था सवाई जय सिंह ने, वो थे मिर्जा राजा जय सिंह और ये है सवाई जय सिंह, ठीक है, 7।
स्वाई जय सिंह का जन्म कब हुआ? 1688 के अंदर। फिर है औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का। फिर औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में सवाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा? मोमीनाबाद रखा था। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद में मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। ठीक है, उसने आमेर में सवाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम रखा मोमीनाबाद। अब देख लो, आमेर का मोमीनाबाद नाम है। ठीक है, मोमीनाबाद नाम किसने रखा? मोमीनाबाद। ठीक है, किसने? तो ये हो जाएगा मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना था। उसने आमेर में सवाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित किया और वहां पे इसका नाम बदल दिया मोमीनाबाद। आगे, 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया? सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया 1734 में। सवाई जय सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में देखिए। एक तो जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। अब जयगढ़ दुर्ग के अंदर है जयबाण तोप, बहुत बार पूछा जाता है। फिर चंद्र महल, सिंसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। फिर जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, मावठा झील तथा गौड़िया संप्रदाय के मंदिर का भी निर्माण है करवाया। अब देखो, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से जयपुर के अंदर जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? या से कह सकते हैं कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। और जंतर मंतर देखिए, अभी प्रश्न आया कि निम्न में से जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे स्थित है? जंतर मंतर सीईटी के अंदर आया था यहाँ से। ठीक है, तो जयपुर पहला ऑप्शन, दूसरा दिया था आगरा, फिर जयपुर, फिर दूसरा दिया था दिल्ली, और तीसरा था आगरा प्लस दिल्ली। इस प्रकार ऑप्शन थे। तो आप देखो, पहले ऑप्शन, कई विद्यार्थी पहले ऑप्शन पढ़ा और आगरा में, तो ये देखो दिल्ली, जयपुर और दिल्ली के अंदर, जयपुर और दिल्ली 2 नंबर उसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ये इसका आंसर होगा। जयपुर और दिल्ली के अंदर सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी के अंदर ये जंतर मंतर का। फिर मावठा झील और गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर का निर्माण। आगे, जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास की तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए, तो वो थे सवाई जय सिंह। वे भी क्या थे? सवाई जय सिंह। फिर जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या कर दी थी? सवाई जय सिंह तृतीय के समय। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई? तो राम सिंह द्वितीय शासक थे जयपुर के। तो ये पूछा जाता है कि कन्यावध पर, दहेज प्रथा पर, सती प्रथा पर, बाल विवाह पर रोक किसने लगाई? राम सिंह द्वितीय शासक। ठीक है, आगे, इस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहलाता है? बहुत बार मोस्ट कर लेना। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर के अंदर लाई गई। ठीक है, इसलिए इनका ब्लू पोट्री कला में स्वर्ण काल कहा जाता है। ये है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की। आपसे पूछ ली ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो वो हो जाएगी कोटा की। ठीक है, दोनों याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लू, आपसे पूछे ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी, ब्लू सिटी हो जाएगी जोधपुर। क्या हो जाएगी? जोधपुर हो जाएगी। ये बीएसटीसी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ब्लू सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जोधपुर हो जाएगा। ब्लैक पोट्री कोटा की हो जाएगी, ब्लू पोट्री हो जाएगी अपने जयपुर की। ये याद रखना। और ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है राम सिंह द्वितीय शासक जयपुर। भाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? 2। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है,
19वीं व 18वीं 19वीं व 20वीं धार्मिक सुधार आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, दयानंद सरस्वती की। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, दयानंद सरस्वती। तो ये कब आए? स्वाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में आए। स्वामी जयपुर कितनी बार आए? देखिए 2 बार आए थे। फिर मान सिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर जाने से मृत्यु हो गई, लंदन के अंदर। ये पूछा गया है, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर जाने से किस शासक की मृत्यु हो गई लंदन में? तो मान सिंह द्वितीय, यहाँ पे मान सिंह द्वितीय की। फिर किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है? देखो तो ये हो जाएगा माधो सिंह प्रथम। कौन हो जाएगा? माधो सिंह प्रथम को। फिर किस शासक के शासनकाल में ब्रज वल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? तो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। फिर किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बक्सी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई? जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। देखिए इसके लिए सेना की भर्ती और वेतन के लिए बक्सी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल। आगे, प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदम कद चित्र बनाया था? मोस्ट कर लेना अभी, प्रताप सिंह के समय, अभी प्रताप सिंह से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो साहिब राम ने यह चित्र बनाया था। ईश्वर सिंह का चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदम कद चित्र बनाया था, वो था साहिब राम ने। फिर है किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? तो जगत सिंह द्वितीय को बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है। फिर है सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। सवाई प्रताप सिंह, अभी प्रश्न आया था, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के गुरु का नाम था चांद खां। फिर है ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती, कवियों का संबंध किस शासक से है? तो वो है प्रताप सिंह से। याद रखना, एक तो है ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती, कवियों का संबंध जो है वो प्रताप सिंह से है। बहुत बार प्रताप सिंह से प्रश्न आता है सीधा का सीधा। 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणिजन खाना कहा जाता था, इन संगीतज्ञों को गंधर्व बाईसी कहते थे। यह किसके दरबार में की शोभा बढ़ाते थे? तो प्रताप सिंह। किसकी? प्रताप सिंह की। याद रखना, गंधर्व बाईसी जो थे वो प्रताप सिंह के शासनकाल। कोटा शासक 76 साल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, जिसे जयपुर की सेना ने पराजित किया? तो 1761 के अंदर बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था, 1761 के अंदर। याद रखना, कोटा शासक 76 साल और जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध, याद रखना भी, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में होता है। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की थी, ईश्वरी सिंह, जो अपनी ही बनाई गई इसर लाट से छलांग लगा के वहां से आत्महत्या की थी। तो राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से, ईश्वर सिंह। पहले तो इसने संधि कर ली मराठों के साथ में, फिर धीरे धीरे मराठा इन्हें तंग करने लगे, विरोध करने लगे, और उसके बाद में इसने आत्महत्या कर ली। फिर माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध, देखिए माधो सिंह पहला इसने लड़ा, कंकोड़ा का युद्ध हुआ था 1759 में, बंटवाड़ा का युद्ध अभी बात की 1761 में, मावला मंडोली का युद्ध 1767 में, राजमहल का युद्ध 1747 में, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट कर लेना। पगरू का युद्ध पूछा गया 1748 में। तो ये अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा, सीधा सीधा बनेगा, और यहां से 2 उठाएगा और 2 अलग उठाएगा। तो आपने तो पढ़ा नहीं, मावला मंडोली का युद्ध कब हुआ, ऑप्शन में तो देगा वो, और बंटवाड़ा का युद्ध भी देगा, काकोड़ा का युद्ध भी देगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। काकोड़ा का युद्ध 1759 में, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में, मावला मंडोली का युद्ध 1767 में, और राजमहल का युद्ध 1747 में, और बगरू का युद्ध 1748। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। आगे, जयपुर के किस शासक को जागृति देव व भूमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? ईश्वरी सिंह को जाना जाता है। देखो सवाई जय सिंह ने 1741 में मंगवाना या गंगवाना के युद्ध में किन रियासत की सेनाओं को हराकर जोधपुर व नागौर रियासतों को हराकर। आगे, स्वाई जय सिंह द्वितीय के बारे में है, स्वाई जय सिंह द्वितीय के बारे में देखिए क्या कथन है।
जयसिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी एक तो। मुहम्मद शाह ने जयसिंह को राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी। जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। तो ये थोड़ी सी विशेषता है, इसकी याद रखना। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? स्वाई जयसिंह। अच्छा प्रश्न है। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य के रूप में जाना जाता है? वो है स्वाई जयसिंह। आगे, आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी, तो विष्णु सिंह। किसने? विष्णु सिंह ने। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी, विष्णु सिंह। फिर है हाय बारहट, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरिक विठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? मानसिंह प्रथम के। अकबर के आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि थी? तो भारमल को। ठीक है, तो अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? भारमल को। और मानसिंह को फर्जंद, राजा और 7,000 का मनसब दिया अकबर ने। ठीक है, आगे देखिए। फिर आगे देखिए, किस शिलालेख में कछवार राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? यानी कौन सा शिलालेख था? तो आमेर के शिलालेख में। आमेर के शिलालेख में कछवाहा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला, मानसिंह ने कबूला अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा, जिसमें नीला, पीला, लाल, हरा और काला बना दिया, इसे पहले किस रंग का था? पहले ये सफेद रंग का था। फिर जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को कहा जाता है अड़सट्टा। तो जयपुर की राज्य की भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड थे उसे अड़सट्टा के नाम से जाना जाता था। इस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमेर जो रियासत है उसको 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हैं मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मिर्जा इस्माइल तो मानसिंह द्वितीय के। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को जाना जाता है आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल के। 1668 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया था? चूड़ामन ने किया था। ठीक है, फिर भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ेमन था। फिर जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? थून पर। किस स्थान पर? थून स्थान पर। किस जाट राजा को सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर प्रदान की थी? बदन सिंह को। ये था जाट बदन सिंह। इसको सवाई जयसिंह ने एक तो ब्रजराज की उपाधि और दूसरी डीग की जागीर उपाधि थी। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनवाए गए दुर्ग हैं डीग और कुम्हेर और वेर के किले। तीनों याद रखना। ये जो डीग का किला है भरतपुर के अंदर, अब तो वैसे नवीनतम जिला बन चुका है डीग, तो उसके अंदर आ गया। कुम्हेर जो है कुबेर के जिले, ये किसने बनवाए थे? बदन सिंह ने बनवाए थे। ठीक है, फिर है किस जाट राजा ने कछवाहा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया था? तो बदन सिंह ने किया था। ठीक है, आगे देखिए। जाट शासकों के शासनकाल के बारे में देखिए। सूरजमल जाट बहुत बार आए हैं ना। सूरजमल जाट 1756 से लेकर 1763 तक। फिर बदन सिंह 1723 से लेकर 1756 और चूड़ामन 1695 से लेकर 1721। ये थे जाट शासक, याद रखना। सूरजमल, बदन सिंह और चूड़ामन। फिर महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनवाई थी? लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, तो याद रखना लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग। और इसके बारे में बात करें, इसका जो निर्माण करवाया था वो सूरजमल जाट ने। सूरजमल
जाट के द्वारा। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, अगर आपको याद ना रहे तो लोहा है वो किससे गर्म होता है? सूरज से। सूरज तपता है ना, उससे गर्म होता है लोहा। तो सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ पे? भरतपुर के अंदर करो, भरतपुर के अंदर करवाया। अभी सीईटी के अंदर इस लोहागढ़ दुर्ग से इसी पुस्तक में से क्वेश्चन आया था, उसका जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। भाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का। किसका? जब हम बात करेंगे ना स्थापत्य कला की, वहां पे इस दुर्ग की बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पे एक प्रश्न आया था कि कौन से जो बुर्ज हैं या महल हैं वो किस दुर्ग में है? लोहागढ़ दुर्ग में, सीधा इस बुक में दिया हुआ था। ईश्वरी सिंह। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? तो सूरजमल ने। फिर 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई, जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया? तो ये था रहेलों के विरुद्ध। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड बहुत हैं। फिर है सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा व कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान है? तो कालिका रंजन कानूनगो। किसने कहा था ये सूरजमल जाट के बारे में? तो कौन है? कालिका रंजन कानूनगो। फिर है करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? विजयपाल ने, याद रखना। फिर है विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया? बयाना के अंदर। अब हमने मोटे मोटे शासक पढ़ लिए, लेकिन अब कुछ शासक है जैसे जाट रियासत थी, शासक थे वहाँ के, यादव वंश के शासक थे। तो इस प्रकार जैसलमेर के भाटी राजवंश है, हम छोटे छोटे रहे हैं उनको एक बार बड़ा बड़ा। फिर 1650 ईस्वी में करौली की राजधानी बनाने वाला शासक था धर्मपाल द्वितीय। करौली को राजधानी बनाने वाला कौन था? धर्मपाल द्वितीय। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल पाल ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए। चलो ऐसा कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं पूरा ही ऊपर नीचे करके, तो ही पढ़ लेते हैं। अब देखिए, 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाले प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहां के शासक कौन थे? हरबख्शपाल। अब याद रखना कि 1818 की संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उस समय वहां का शासक था हरबख्शपाल। 17 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाला प्रथम जो रियासत थी करौली। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे मदनपाल। ठीक है, तो करौली के शासक याद रख लेना। 1857 के समय जो क्रांति थी उस समय मदनपाल थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा? आबू क्षेत्र में। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी शाह को किस राजपूत शासक ने शरण लेनी पड़ी? धवल। फिर है वह परमार परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना की सेनापतित्व किया? तो दारावर्ष ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है, धूमराज। फिर है परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणा वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया? वास्तुपाल ने। मोस्ट कर लेना भाई, तो याद रखना लूणा वसई, लूणा वसई जो नामक नेमिनाथ का मंदिर है, नामक नेमिनाथ का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल ने। ये याद रखना भाई, वास्तुपाल। ठीक है, वास्तुपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो लूणा वसई नामक जो नेमिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण वास्तुपाल ने करवाया था। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर उस किसने चौहान सत्ता स्थापित की थी? तो नाडोल के रावलुम्बा के द्वारा। फिर आगे हम कर लेते हैं इसको बड़ा, थोड़ा ऊपर चलते हैं।
अब हम बात करेंगे सीधा हुरडा सम्मेलन से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हुरडा सम्मेलन से। देखिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में शामिल शासक, देखिए अब याद क्या रखना है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, बहुत बार सीधा पूछा जाता है। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन की हम बात करेंगे 17 जुलाई, डेट याद रखना, सीधा पूछा जाता है 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। हुरडा सम्मेलन, इसमें शासक जयपुर के स्वाई जय सिंह पहुंचे, जोधपुर के अब्बे सिंह, नागौर के भगत सिंह। फिर 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में शामिल शासक फिर देखिए, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह। फिर देखिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में शामिल शासक फिर है, यह सम्मेलन स्वाई जय सिंह ने बुलाया था। अब पूछा जा सकता है कि सम्मेलन किसने बिठाया, स्वाई जय सिंह ने। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने में किया गया। इसमें बीकानेर से जोरावर सिंह व कोटा से सुरजन साल ने भाग लिया था। फिर है कि हुरडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा, तो ये रखा था रामपुरा में। फिर है कि हुरडा स्थान किस जिले में है, भीलवाड़ा में है ये, ठीक है। ये कहाँ पे है, हुरडा स्थान है भीलवाड़ा के अंदर है, जिसकी बैठक बिठाई किसने, स्वाई जय सिंह ने, किसके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध। वहां पे जयपुर, जोधपुर, नागौर, बूंदी, करौली, किशनगढ़ के शासक भी पहुंचे वहां पे, और बीकानेर के थे जोरावर सिंह और सुरजन साल सिंह। बस इतना है हुरडा सम्मेलन से संबंधित। आगे, परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की, नाडोल के राव लुम्बा। तो ये फिर है, स्वाई जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासन नियुक्त किया था, बुद्ध सिंह को। किसने, बुद्ध सिंह को। आगे देखिए, बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी ब्याकर भाई बनाया, स्वाई जय सिंह को। तो ये ज़्यादा नहीं है। फिर हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह द्वितीय ने। फिर 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में शामिल शासक, ये दोबारा आ गया पूरा का पूरा पेज, ठीक है। आगे देखिए, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना था ईश्वरी सिंह, किसका पुत्र था, सूरज कुंवरी का। यानी जब जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, उसमें जयपुर का शासक बना था ईश्वरी सिंह का पुत्र था सूरज कुंवरी। फिर माधो सिंह की माता का नाम चंद्र कुंवरी था। राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 को किस किस के बीच हुआ, एक तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में। मैंने बताया था राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध, ठीक है। तो याद रखना 1 मार्च 1747 को माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में। आगे, माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के बीच बगरू का युद्ध कब हुआ, अगस्त 1748 के अंदर, अगस्त 1748 के अंदर। आगे देखिए, किस जयपुर शासक ने 1751 ईस्वी में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया था, तो माधो सिंह प्रथम ने। फिर तुंगा का युद्ध, मोस्ट कर लेना, तुंगा का युद्ध 1787 के अंदर, 1787 के अंदर कौन सा युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध होता है। स्वाई प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के बीच में हुआ। स्वाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह व शिवपुर और करौली के शासकों ने किया। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने प्रताप सिंह का साथ दिया। फिर अगला, पाटन का युद्ध स्वाई जय सिंह व मराठों के बीच कब हुआ, 20 जून 1790 को कौन सा हुआ, पाटन का युद्ध हुआ। आगे, 1800 ईस्वी मालपुरा युद्ध में मराठों ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया था, प्रताप सिंह को, ठीक है। फिर है, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच में घिंगोली का युद्ध हुआ था, घिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में। कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी, अम्मी रखा पिंडारी ने दी थी। फिर है, किस मारवाड़ शासक ने 1556 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए थे, तो विजय सिंह। आगे है कि राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठों के प्रभुत्व से बची रही थी, तो जैसलमेर और बीकानेर, 2 रियासतें जो मराठों के प्रभुत्व से बची। फिर देखते हैं, लोक देवता पंचपीर में शामिल है गोगा जी और पाबू जी, ठीक है, गोगा जी और पाबू जी और रामदेव जी। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गोगा जी पूजे जाते हैं।
सांपों व नागों के देवता के रूप में तेजा जी को जाना जाता है। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या था? बाला ले अश्वारोही यानी बाला। किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे? पाबू जी। फिर है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। तो अब लोक देवता आ गए, ये थोड़ा याद रखना। सांपों के देवता, सांपों व नागों के देवता, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। फिर है प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है पाबू जी। फिर है कोल्लू मंड में पाबू जी का मेला कब भरता है? चैत के अंदर भरता है। अभी कोल्लू मंड में पाबू जी का जो मेला भरता है वो चैत के अंदर भरता है। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? पाबू जी। केसर काल में किसकी घोड़ी है? पाबू जी की। कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी। किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तो गोगा जी। फिर है किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है? रामदेव जी को। कृष्ण का अवतार और विष्णु का अवतार रामदेव जी को। बाकी आपको याद है, जैसे गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? चूरू जिले के अंदर। चूरू में स्थान है ददरेवा। फिर है लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम? गोरखनाथ। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। आगे, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? उड का समेर। उड का समेर ये स्थान है अपने बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले के अंदर है। वहां पे रामदेव जी का जन्म होता है, उड का समेर। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? नेतल दे। रामदेव जी से संबंधित है हड़बू जी, डालीबाई और आईजी माता, ये याद रखना तीनों। फिर है कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी। पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो रामदेव जी। रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? तो जैसलमेर और बीकानेर, 2 जिलों में। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? तो राम सरोवर रुणीचा के अंदर। फिर है राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कौन है जो कवि भी है? रामदेव जी। कौन सा मेला संप्रदाय सद्भावना के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी का मेला। संप्रदाय सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो गुजरात के अंदर है। फिर है लोक देवता तेजस जी का वाहन क्या है? घोड़ी। ठीक है, तो ये आपको वैसे पढ़ा हुआ है, हम जल्दी जल्दी इसका रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी को माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? खरनाल। ठीक है, खरनाल के अंदर होता है। फिर किसने लाछा गुजरी की गायें मेर की मेणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? तेजा जी ने। लाछा गुजरी आते ही तेजा जी याद रखना भी, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायें छुड़वाते ही तेजा जी क्या अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? देव नारायण जी से। किससे है? देव नारायण जी से है। आपको पता है सबसे बड़ी फड़ है देव नारायण जी की है। ठीक है, आगे, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती? मेहाजी। ठीक है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है? हड़बू जी। याद रखना भाई। आगे, देव नारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन बांचता है? तो गुर्जर भोपे। किसकी? देव नारायण जी की। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है? देव नारायण जी पर। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल छठ को क्या करते हैं? एक तो दूध के अंदर जावण वो कहते हैं वो नहीं लगाते हैं, जमाते नहीं है, और दूसरा बेचते नहीं है। फिर लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार। क्या है? सियार। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? तो वो थे हड़बू जी। फिर है बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बू जी का। किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है?
डूंगरपुर के अंदर, सब पढ़ा हुआ है हमारा, एक बार रिवीजन करना है बस। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? रावचूड़ा के। मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन सा है? किरण काबरा। कल्ला जी की प्रसिद्ध पीठ कहाँ पे है? रनेला के अंदर। किस देवता को शेषनाग का अवतार व 4 हाथों वाले देवता माना जाता है? कल्ला जी को माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल गांव में स्थित है? तो मल्लीनाथ जी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मामा देव। याद रख लेना, बरसात के देवता किसे कहते हैं? मामा देव को कहते हैं। आगे देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का। फिर तेजा जी के चबूतरे को थान व पुजारी को क्या कहते हैं? तो घोड़ला। जो तेजा जी के पुजारी होते हैं, मेघवाल जाति हम कह सकते हैं, जिन्हें रिखिया के नाम से जाना जाता है, और इनके जो चबूतरे बने होते हैं, थान बने होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्हें घोड़ला कहते हैं। आगे, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी। पर्वतसर नागौर के अंदर। ठीक है, याद रखना, मेला जो है पर्वत तेजाजी का मेला तो भरता है पर्वतसर नागौर में, और इनका जन्म हुआ था खरनाल के अंदर। कहाँ पे? खरनाल के अंदर। आगे, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कल्ला जी। याद रखना भी, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए थे? कल्ला जी। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? तो ये थे डूंगर जी व जवाहर जी, जिनका संबंध किससे है? सीकर जिले से। अब बहुत बार पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है? सीकर जिले से है डूंगर जी और जवाहर जी, जो लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो सफेद रंग का। ठीक है, गोगा जी के पुत्र थे कैंसरिया कुंवर जी। कैंसरिया कुंवर जी। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भूमिया जी। फिर है जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? हरिराम जी का मंदिर है, ये आपको पता है। किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। कूड़ा या कुंडा भी पूछा जाता है। फिर है कि मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था? तो गांगदेव राठौड़। पिता जेवर व माता बाछल का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा जी की। ठीक है, तो ये 511 प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी लगभग 100 या 150 क्वेश्चन बचे हैं, जहां से हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। कला संस्कृति हमारी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ जैसे जैसलमेर के भाटी राजवंश है, कुछ रह गए हैं, और उसके बाद में हम जो है चर्चा करेंगे आगे धीरे धीरे। बाकी ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है जल्दी जल्दी से। और लोक देवता से तो हमने जल्दी जल्दी रिवाइज किया, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली इसका रिवाइज करें, और डेली मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ये क्लास। ठीक है, जय हिंद।